हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू प्रैक्टिशा लीगल। आई एम एडवोकेट राज वर्मा एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे आर्बिट्रेशन सीरीज के एपिसोड 5 से, जहां हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996, जो कंटेन करता है मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड एंड टर्मिनेशन प्रोसीडिंग के बारे में ना। ये जो चैप्टर है ये स्पैन करता है फ्रॉम सेक्शंस 28 टू 33। तो बिफोर डिस्कसिंग दिस चैप्टर हम डिस्कस करते हैं कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में क्या देखा। तो एपिसोड 1 में हमने देखा कि एडीआर मैकेनिज्म बेसिकली होता क्या है। एपिसोड 2 में हमने देखा कि आर्बिट्रेशन क्या होता है एंड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या होता है। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हमने ये जाना कि जो आर्बिट्रेशन है वो उसके जितने भी प्रोसीजर है, रूल है, लॉ है और लैंग्वेज है, ये स्टेम करती है हमारी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट पे। हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि हाउ इंपॉर्टेंट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कैन बी व्हेन वी टॉक अबाउट आर्बिट्रेशन। नाउ एपिसोड 3 में हमने ये देखा कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होती है पार्टीज के बीच में, तो वो आर्बिट्रेशन में अपने डिस्प्यूट को रिफर कर सकते हैं अपने अग्रीमेंट के बेसिस पे। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है, जो कि हमने एपिसोड 3 में देखा, वो होता है आर्बिट्रेटर्स की अपॉइंटमेंट। एंड यही कंटेंट है कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल चैप्टर में, जो कि हम एपिसोड 3 में डिस्कस किए थे। सेकेंडली, अगर अपॉइंट हो चुके हैं आर्बिट्रेटर्स, तो वो काम कैसे करेंगे, उनकी प्रोसीडिंग्स कैसे चलेंगी, हमने 4 में देखा था हमारे आर्बिट्रेशन सीरीज के। तो एपिसोड 5 में हम देखने वाले हैं कि अगर आर्बिट्रेटर्स का अपॉइंटमेंट हो चुका है, उसके बाद वो अपनी प्रोसीडिंग कर चुके हैं, तो वो आर्बिट्रल अवार्ड कैसे देंगे और प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट कैसे होंगी। तो हमारे प्रीवियस 2 वीडियोस की तरह ये एपिसोड भी 2 पार्ट्स में होने वाला है। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 30 तक, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 31 से लेकर 33 तक। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 28 से लेकर 30 तक कौन कौन से प्रोविजन कंटेन्ड है। तो जब हम बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन 28 की, वो ये बताता है कि पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट है उसमें कौन से रूल्स या लॉस एप्लीकेबल होंगे। वही जो सेक्शन 29 है वो ये बताता है कि जो पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर है वो अपना डिसीजन मेकिंग कैसे करेगा। सेक्शन 29A इज अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन जो बताता है कि आर्बिट्रल अवार्ड रेंडर करने की टाइम लिमिट क्या होगी। सेक्शन 29B हमें बताता है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर क्या होगी। वही जो सेक्शन 30 है वो बात करता है सेटलमेंट की। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस चैप्टर इन पर्टिकुलर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू गो थ्रू ऑल द सेक्शंस थॉरली। सो प्रोविजंस में डायरेक्टली जाने से पहले हम ये समझते हैं कि आर्बिट्रल अवार्ड होता क्या है ना। हम जानते हैं कि आर्बिट्रेशन जो है ये कोई इंडिया का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ये वर्ल्ड ओवर यूज किया जाता है एज अ पॉपुलर एडीआर मैकेनिज्म। तो आर्बिट्रल अवार्ड को डिफाइन करता हुआ हमारा फ्रेंच कोर्ट का एक केस है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है ग्रुप एंटोन टैबिट वर्सेस रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इस पर्टिकुलर केस में आर्बिट्रल अवार्ड को डिफाइन किया गया था। तो बेसिकली ये केस कहता है कि ऐसा कोई भी डिसीजन जो आर्बिट्रेटर्स के द्वारा लिया जाता है जिसकी वजह से डिस्प्यूट डेफिनेटिव मैनर में रिजॉल्व कर दी जाए, एंड जो डिस्प्यूट है वो मेरिट्स के बेस पर रिजॉल्व कर दी जाए, जिसकी वजह से प्रोसीडिंग्स फाइनली खत्म हो जाए, तो उस डिसीजन को हम कहेंगे कि वो आर्बिट्रल अवार्ड है। हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे केसेस जो आर्बिट्रल अवार्ड को डिफाइन करते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में। तो सबसे पहले हमारे पास केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रमोद गुप्ता का। इस केस में यह कहा गया था कि जो आर्बिट्रल अवार्ड होगा वो पार्टीज के बीच में जितने भी इश्यूज प्रेवलेंट हैं उनको फाइनली डिटरमाइन करेगा। इस आर्बिट्रल अवार्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी इनमरेट किए थे। तो सबसे पहले उसने ये कहा था कि आर्बिट्रल अवार्ड कैन नॉट बी रिविजिटेड, सेकेंडली इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, एंड थर्डली इट विल हैव अ रेस जुडिकाटा इफेक्ट। नेक्स्टली वी हैव अ केस ऑफ 2017 जो बेसिकली बताता है कि आर्बिट्रल अवार्ड के क्या क्या एसेंशियल्स होंगे। ये केस है सेंट्रल ट्रेड मिनरल्स एंड मेटल्स इनकॉर्पोरेशन वर्सेस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो ये जो केस है सबसे पहले तो ये बताता है कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है इट विल बी मेड बाय आर्बिट्रेटर्स। सेकेंडली, आर्बिट्रल अवार्ड जो होगा वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम करेगा। थर्डली, वो एक बाइंडिंग डिसीजन होगा, एंड लास्टली ये पार्शियल भी हो सकता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें सेंट्रल ट्रेड मिनरल्स के केस में बताए गए थे। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेक्शन 28 में क्या कंटेंट है। तो जो सेक्शन 28 है वो बेसिकली ये बताता है कि पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट है उनमें कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो जो सबसेक्शन 1 है वो सबसे पहले ये बोलता है कि अगर कोई भी आर्बिट्रेशन इंडिया में सिचुएटेड है एंड वो आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन नहीं है, तो उस केस में जो भी उस टाइम पे इंडिया में सब्सटैंटिव लॉज एप्लीकेबल हैं वो आर्बिट्रेशन में भी एप्लीकेबल होंगे। वहीं अगर कोई आर्बिट्रेशन ऐसी है जो इंडिया में तो सिचुएटेड है लेकिन वो है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, तो उस केस में जो भी रूल्स पार्टीज ने आपस में डिसाइड करके रखे होंगे वो रूल्स अप्लाई होंगे। वहीं अगर पार्टीज के बीच में कोई भी ऐसा अग्रीमेंट नहीं है, यानी कि पार्टीज ने अग्रीमेंट में कोई ऐसे रूल्स लिख के ही नहीं रखे हैं, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उन रूल्स को अप्लाई करेगा जो वो एप्रोप्रिएट कंसीडर करता है। तो ये एंटायर थिंग मेंशन है हमारे सेक्शन 28 में। अब हम देखेंगे सेक्शन 29।
तो जो सेक्शन 29 है वो बेसिकली ये बोलता है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसे की जाएगी पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स के द्वारा। तो जो सबसेक्शन 1 है इस सेक्शन का, वो सबसे पहले ये कहता है कि अगर किसी भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर्स हैं तो जो डिसीजन मेकिंग है वो मेजॉरिटी बेसिस पे किया जाएगा। यानी कि जो बात या जो डिसीजन मेजॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स कहेंगे वही डिसीजन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का हो जाएगा। ये बात करता है सबसेक्शन 1। लेकिन सबसेक्शन 1 में एक और बात लिखी गई है, दैट इज अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज। इसका मतलब ये है कि अगर डिसीजन मेकिंग के लिए पार्टीज ने अपने अग्रीमेंट में ऑलरेडी कोई प्रोसीजर दे रखी है तो वो प्रोसीजर फॉलो होगी। नाउ नेक्स्ट जो सबसेक्शन 2 है वो बेसिकली प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर की पावर के बारे में बात करता है। तो ये सब सेक्शन बेसिकली ये कहता है कि अगर पार्टीज एग्री कर रही हैं एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सारे मेंबर्स एग्री कर रहे हैं तो इस केस में अगर कोई भी क्वेश्चन ऑफ प्रोसीजर आ रहा है तो जो प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर है वो अकेले केपेबल है कि उस पर अपना डिसीजन दे सके। ये कहता है हमारा सबसेक्शन 2। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 29A की, जो कि बेसिकली बात करता है टाइम लिमिट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड की। तो इसका सबसेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली टाइम लिमिट प्रोवाइड करता है। तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले का जो पार्ट है वो बात करता है ऐसे आर्बिट्रेशन की जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन नहीं है। तो इस केस में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के ऊपर मैंडेट कास्टेड है कि उनको जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो रेंडर करना पड़ेगा 12 मंथ्स के अंदर। 12 मंथ्स की काउंटिंग कब से होगी? तो जब से प्लीडिंग्स खत्म कर दी गई हैं सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 के अंदर, तब से लेके 12 मंथ्स के अंदर आर्बिट्रल अवार्ड रेंडर कर देना है ट्रिब्यूनल को। ना सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? वो बेसिकली बात करता है प्लीडिंग्स की। प्लीडिंग्स आपको फिनिश करनी है 6 मंथ के अंदर, तब से जब से आपने आर्बिट्रेटर्स को नोटिस प्रोवाइड कर दिया अपॉइंटमेंट का। यानी कि जब से आर्बिट्रेटर्स को नोटिस पहुंच गया है कि उनकी अपॉइंटमेंट होनी है, तब से लेके 6 मंथ्स के भीतर आपको अपनी प्लीडिंग्स फिनिश करनी है। अब प्लीडिंग्स क्या होती हैं? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बाय क्लेमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस बाय रिस्पोंडेंट। तो जब ये प्लीडिंग्स खत्म हो जाएंगे 6 मंथ्स के अंदर, उससे लेके 12 मंथ्स तक आर्बिट्रल अवार्ड रेंडर कर देना है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को। ये कहता है हमारा सबसेक्शन 1 का पार्ट 1। नाउ सेकंड पार्ट में ये सेक्शन बात करता है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की, कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में टाइम लिमिट क्या प्रोवाइडेड है। तो यहाँ भी सेम टाइम लिमिट प्रोवाइडेड है कि 12 मंथ्स के अंदर खत्म हो जाना चाहिए जब से प्लीडिंग्स खत्म हो गए सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 के अंदर, जैसा कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि पार्ट 1 में हमने देखा था, यानी कि आर्बिट्रेशंस अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, उसमें मैंडेट कास्टेड है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पे कि उसे 12 मंथ्स के अंदर ही अंदर प्रोसीडिंग खत्म करनी है। लेकिन हम सेकंड पार्ट में जब बात कर रहे हैं, यानी कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में, तो यहाँ पर कोई मैंडेट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को एंडेवर करना है या ट्राई करना है कि वो 12 मंथ्स के अंदर अंदर आर्बिट्रल अवार्ड रेंडर कर सके। यहाँ पर कोई मैंडेट कास्टेड नहीं है। तो जैसा कि हमने देखा कि सबसेक्शन 1 है वो बेसिकली ये बोलता है कि 12 मंथ्स के अंदर ही अंदर आर्बिट्रल अवार्ड रेंडर कर देना है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को। लेकिन वहीं पे सबसेक्शन 3 है जो एक एक्सटेंशन की बात करता है। तो जो सबसेक्शन 3 है वो बेसिकली ये बोलता है कि अगर दोनों पार्टीज की कंसेंट हो तो वो ये जो टाइम पीरियड है एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो टाइम पीरियड का एक्सटेंशन होगा इट विल नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। कि जो सबसेक्शन 1 है वो बेसिकली ये बोलता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को 12 मंथ्स के अंदर आर्बिट्रल अवार्ड रेंडर करना है। लेकिन सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर पार्टीज चाहें तो इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकती हैं अप टू 6 मंथ्स। अब हम देखेंगे सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 बेसिकली ये बोलता है कि अगर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड क्या, जो हमने सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 3 में देखा था, तो अगर इस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपना आर्बिट्रल अवार्ड रेंडर नहीं करता है तो इस केस में 2 चीजें हो सकती हैं। पहला, आर्बिट्रेटर्स की मैंडेट को टर्मिनेट किया जा सकता है। दूसरा, कोर्ट जो है वो पीरियड एक्सटेंड कर सकता है। अब कोर्ट जो है वो पीरियड एक्सटेंड क्यों करेगा? तो इसकी प्रोसीजर हमें दी गई है सबसेक्शन 5 में। तो जो सबसेक्शन 5 है वो बेसिकली ये बोलता है कि जो पार्टीज हैं वो कोर्ट पे एप्लीकेशन दे सकती हैं ताकि उनको एक्सटेंशन मिल सके आर्बिट्रल अवार्ड ग्रांट करने में। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि अगर कोर्ट एक्सटेंशन ग्रांट करेगा तो उसको ग्रांट करने के समय में वो सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस लगा सकता है। एंड अगर वो एक्सटेंशन ग्रांट करेगा इट कैन ओनली डू सो फॉर सफिशिएंट कॉज। एंड वन मोर थिंग, ये एक्सटेंशन की बात जब हम करते हैं तो इट इज एंटायरली अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। देयर इज नो मैंडेट कास्टेड अपॉन द कोर्ट्स कि वो एक्सटेंशन ग्रांट करेगा ही करेगा। इट विल बी द डिस्क्रिशन। अगर कोर्ट्स चाहें तो कर सकते हैं, अगर कोर्ट्स नहीं चाहें तो वो नहीं करेंगे। देखेंगे सबसेक्शन 4 के प्रोविजोस के बारे में। इसमें 2 प्रोविजोस कंटेन्ड है।
तो जो सबसे पहला प्रोविजो है वो ये कहता है कि अगर आर्बिट्रल अवार्ड रेंडर करने में देरी हुई है कुछ रीजंस की वजह से जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की खुद की गलती थी, तो कोर्ट जो है वो ये ऑर्डर कर सकता है कि आर्बिट्रेटर्स की फी को रिड्यूस किया जा सकता है। वही जैसा कि हमने सबसेक्शन 4 के मेन क्लॉज में देखा था कि अगर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर आर्बिट्रल अवार्ड रेंडर नहीं किया जाता है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आर्बिट्रेटर्स की मैंडेट टर्मिनेट होगी या सबसेक्शन 5 के अंदर एप्लीकेशन जाएगा कोर्ट के पास एक्सटेंशन का। तो जो सेकंड प्रोविजो है वो बेसिकली ये बोलता है कि अगर एक्सटेंशन का जो एप्लीकेशन पेंडिंग है कोर्ट के सामने तब तक आर्बिट्रेटर्स की मैंडेट को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। सो दिस वाज द क्रक्स ऑफ सेक्शन 29A। अब हम देखते हैं सेक्शन 29B के बारे में जो बात करता है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर की। तो जो सबसेक्शन 1 है सबसे पहले ये बोलता है कि पार्टीज जो हैं वो या तो आर्बिट्रेटर्स के अपॉइंटमेंट के पहले या आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के टाइम पे ये डिसाइड कर सकते हैं रिटन में, ये अग्री कर सकते हैं रिटन में कि वो जो अपनी डिस्प्यूट है उसको रिफर करने वाले हैं फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू, जिसकी पूरी प्रोसीजर कंटेन्ड है सबसेक्शन 3 में। नाउ बिफोर मूविंग टू सबसेक्शन 3 हम देख लेते हैं सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है। तो जो सबसेक्शन 2 है वो बेसिकली पार्टीज को ये राइट देता है कि वो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के टाइम पे भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो एक सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने वाले हैं और वो सोल आर्बिट्रेटर्स खुद से अपॉइंट करेंगे। ये कहा गया है हमारे सबसेक्शन 2 में। अब हम जाते हैं सबसेक्शन 3 की ओर। सबसेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड ये हमें बेसिकली प्रोसीजर बताता है कि फास्ट ट्रैक प्रोसीजर क्या होगी आर्बिट्रेशन के टाइम पे। तो अब हम डिस्कस करते हैं फास्ट ट्रैक प्रोसीजर की मेन प्रोसीजर के बारे में जो कंटेंट है सबसेक्शन 3 में। तो ऐसा क्या है कि फास्ट ट्रैक प्रोसीजर बाकी के आर्बिट्रेशन से अलग बन जाता है, तो वो लिखा गया सबसेक्शन 3 में। तो सबसे पहले ये कहता है कि अगर फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो अपना डिसीजन देगा केवल और केवल रिटन प्लीडिंग्स, डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिशन के बेसिस पे, ये कोई ओरल हियरिंग नहीं कंडक्ट करेगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा टाइम बच जाता है। सेकेंडली वो पार्टीज को रिक्वायर कर सकता है कि वो प्लीडिंग्स के अलावा भी कोई इंफॉर्मेशन उनको दे या क्लैरिफिकेशन दे जब वो मांगे। थर्डली ओरल हियरिंग सिर्फ तभी कंडक्ट की जाएंगी जब पार्टीज रिक्वेस्ट कर रही हो या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल खुद ही नेसेसरी समझ रहा हो कि हाँ अब हमें ओरल प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करनी चाहिए। लास्टली अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लगता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर से जो केस है वो जल्दी डिस्पोज हो जाएगा तो वो उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को भी अडॉप्ट कर सकता है। ये हमारा एंटायर प्रोसीजर है एंड दिस मेक्स नॉर्मल आर्बिट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। तो अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 4 की। सबसेक्शन 4 जो है वो बेसिकली टाइम लिमिट प्रोवाइड करता है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के लिए। ये कहता है कि जब से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को रेफरेंस मिल चुका है कि हाँ उन्हें फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, तब से 6 महीने के अंदर उन्हें अपना आर्बिट्रल अवार्ड रेंडर करना पड़ेगा। ये मेंशन है हमारे सबसेक्शन 4 में। नाउ हम आते हैं आज के लास्ट सेक्शन, सेक्शन 30 में, जिसका टाइटल है सेटलमेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आर्बिट्रेशन का अल्टीमेट गोल ये है कि डिस्प्यूट रिजॉल्व होनी चाहिए इन अ वेरी इफिशिएंट मैनर एंड इन अ वेरी क्विक मैनर। तो इसके लिए जो आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट है वो बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग रखते हुए इस सेक्शन को इंसर्ट किया है। इस सेक्शन में बेसिकली ये कहा गया है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अगर लगता है कि डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन अच्छे तरीके से हो सकता है तो वो पार्टीज को रिफर कर सकता है मीडिएशन के लिए, कंसीलिएशन के लिए या अदर ईडीआर प्रोसीजर्स के लिए, ताकि टाइम बचे एंड डिसीजन जल्दी आए एंड सेटलमेंट प्रॉपर हो जहां पर दोनों पार्टीज खुश रहें। वही जो सबसेक्शन 2 है वो बेसिकली ये बोलता है कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के दौरान ही अगर जो पार्टीज अपने डिस्प्यूट को सेटल कर लेते हैं तब जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उस प्रोसीडिंग्स को एंड कर देगा। एंड अगर पार्टीज चाहती हैं एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी अगर ऑब्जेक्शन नहीं करता है तो जो भी सेटलमेंट है उसको आर्बिट्रल अवार्ड के फॉर्म में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। ये हमारा कहता है सबसेक्शन 2। अब हम आते हैं सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 3 जो है वो बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई भी आर्बिट्रल अवार्ड अग्रीड टर्म्स पे आता है तो वो सेम तरीके से नोट किया जाएगा जैसा बाकी आर्बिट्रल अवार्ड्स सेक्शन 31 के अंदर नोट किए जाते हैं। सेक्शन 31 बेसिकली कंटेंट करता है कि कंटेंट क्या होगा आर्बिट्रल अवार्ड का एंड आर्बिट्रल अवार्ड का फॉर्म क्या होगा। वही जो सबसेक्शन 4 है वो बेसिकली ये कहता है कि अगर सेटलमेंट के बेसिस पे कोई आर्बिट्रल अवार्ड लाया गया है तो उसका सेम इफेक्ट होगा एंड सेम स्टेटस होगा जैसा नॉर्मली किसी अदर आर्बिट्रल अवार्ड का होता है। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। सी यू गाइस इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।